आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज समथिंग न्यू एंड इम्पोर्टेंट आल्सो। इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होगी जो आपने ऑलरेडी अपनी 10th क्लास में किया हुआ है। हम बस उसी को ही ध्यान में रख के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एंड और हमें बोला जाता है कि आप इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये जब हमारे पास, इफ यू सी दिस इज इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो इसके प्रोसेस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट या लंबा लग सकता है, बट जब हमारे पास ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं जैसे 3 या 4 या 5, तो तब मैट्रिक्स मेथड हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है टू फाइंड आउट द आंसर। तो आप यहाँ पे देखें, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस तरह से, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी expressed as 2 3 3 5 into x y is equals to 7 11। और इसको हम लोग लिखेंगे a into x is equals to b, where a is 2 3 3 5, x is equals to xy, and b is equals to 7 11। तो हमारे पास ये हमने डिफरेंट इसमें क्या ले लिए, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहां से अगर हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग both sides by a इनवर्स, एंड यहां से a इनवर्स इंटू a होता है i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। यहाँ पे हम लिख सकेंगे a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू i, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, i इंटू एक्स, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू i इंटू एक्स इज x बिकॉज i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इनवर्स इंटू b, ठीक है, सिंस i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नो, जब हम लोग यहाँ पे ये पहुंच गए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमें a इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। नाउ
फॉर ए इनवर्स आप देखें हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 2 3 3 5 that is 10 minus 9 equals to 1। फिर ए इनवर्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, कोफैक्टर्स। तो C11 is equals to 5, C12 is equals to -3, C21 is also -3 and C22 is equals to 2। Therefore C is equals to, हमारे पास क्या आ जाएगा, C is equals to 5 -3 -3 and 2 and C transpose यानी adjoint of A is equals to C transpose is equals to 5 -3 -3 2 ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स है क्योंकि चांस से हमारे पास ये एलिमेंट्स सेम ही आ रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना था, 1 upon determinant of A into adjoint of A। This implies that A inverse is equals to 1 upon 1 into adjoint of A। Adjoint of A हमारे पास क्या आएगा, adjoint of A is, if you see तो this is 5 -3 -3 and 2। क्या ये चांस की बात है कि हमें A इनवर्स ये मिल गया जो हमारे पास C था। दिस इज 5 -3 -3 2। नाउ हमने इसको ध्यान में रखना है, ये जो हमने x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B जो हमने लिया, तो हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे एज x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। तो इसी चीज को हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे आप x की जगह पे हम लिख देंगे xy, A इनवर्स की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 5 -3 -3 2 और y हमारे पास आ जाएगा, b आ जाएगा 7 11। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो x y इज इक्वल्स टू 7 5 35 -33 एंड -21 +22। सो आपके पास क्या बन गया, x y इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 1। This implies that x is equals to 2 और y is equals to 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके ये वैल्यूज आई। ये 2x2 में डेफिनेटली बड़ी वैल्यूज लग रही होंगी, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की तब ये प्रोसीजर कंपैरेटिवली फास्टर और इजियर रहेगा। तो मैट्रिक्स हेल्पफुल रहता है हमें टू फाइंड आउट द डेफिनेटली values of the equation which is more than 2 variables। अब अगर हम इस प्रोसीजर को पूरी तरह से समझ लें तो प्रोसीजर में क्या था, हम लोगों ने नंबर 1 एक्सप्रेस एज मैट्रिक्स किया, फिर जब एक्सप्रेस एज मैट्रिक्स किया, मैट्रिक्स फॉर्म में किया इसको, इक्वेशंस को। स्टेप 2 वाज
हमने ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिया एंड यहां से हमने एक्स को वैल्यू के लिए हम लोगों ने ए इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट किया एंड थर्ड फाइंड ए इनवर्स किया, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया एंड फोर्थ हम लोगों ने एक्स का वैल्यू निकाल दिया। तो ये इसकी 4 स्टेप्स हैं जिसको हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, चाहे वो 2 वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स हो या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो या 3 वेरिएबल्स वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, यानी एक्स वाई जेड में भी हम सेम करेंगे। सिर्फ ऑफ कोर्स प्रोसीजर विल बी सेम, द ओनली थिंग डिफरेंट विल बी कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथियर हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर इज सेम। यानी क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली कोफैक्टर्स के लिए हमें 4 की बजाय 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन प्रोसीजर इज ऑल टुगेदर सेम। तो प्रोसीजर हम लोग हमेशा यही करेंगे, पहले एक्सप्रेस करेंगे, फिर ए एक्स इक्वल्स टू बी फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी लेंगे एंड ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए वी विल गो ऑन विद द प्रोसीजर एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट एक्स बाय यूजिंग द इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हम लोग इस तरह से ही हमेशा इस क्वेश्चन को फाइनली लेके चलेंगे। काइंडली आप इसको नोट करिए सिस्टम को एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी यूज्ड, हमने x को फाइंड आउट किया बाय राइटिंग इट एज a इनवर्स इनटू b। अब b हमारे पास गिवन था, x भी हमारे पास गिवन था, सब कुछ डिपेंड करता है कि हम a इनवर्स हमारे पास क्या आता है। क्या a इनवर्स हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। और ए इनवर्स फाइंड आउट किसके ऊपर करता है, ए इनवर्स फाइंड आउट करता है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। हम सबको ये बात याद रखना है कि इफ ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मैंने आपको बताया था जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, तो इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स then determinant of A is equals to 0। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to 0 है, ठीक है। अब बात क्या है, अब बात है कि हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले वो बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, ठीक है। तो नंबर 1 इसमें देखें, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि हम लोग इसमें क्या बात करने वाले हैं। इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो नंबर 1, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, then system of equation has unique solution and is consistent।
तो बात ध्यान देने वाली ये है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then system of equation has unique solution and it is considered that it is consistent. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, determinant A is not equal to 0, system has unique solution and it is consistent. Number 2, if determinant of A is equals to 0 and दूसरी condition, adjoint of A into B is equals to 0, then system of equation has infinite many solution and is consistent. मतलब आपको याद ये रखना है इस तरह से कि यार जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, adjoint of A into B is equals to 0, and then the system of equation will have infinite many solutions, and in this case it is again consistent. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। थर्ड केस अब हमारा क्या हो सकता है, कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 but adjoint of A into B is not equal to 0, so then system of equation has no solution and is inconsistent. तो जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट है, अदरवाइज जिस केस में सोल्यूशन निकलेगा, चाहे वी आर हैविंग सिंगल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो इस केस में कंडीशन है इफ एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equals to 0, adjoint of A into B is not equal to 0, then the system of equation has no solution, and fourth thing is it is inconsistent. तो ये तीन चीजें जो है वो बड़े ध्यान से आपने देखनी है। अब क्वेश्चन भी आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है, जैसे आपसे बोला जा सकता है ओके फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 minus 1, सॉरी इक्वेशन की फॉर्म में पहले लिखते हैं, 5x minus y plus 4z is equals to 5, then 2x plus 3y plus 5z is equals to 2, 5x minus 2y plus 6z is equals to minus 1. The above system of equation can be expressed as क्या 5 minus 1 4, 2
3 5 5 minus 2 6 into xyz is equals to 5 2 minus 1. This implies that वही a into x is equals to b, where a is equals to a क्या हो जाएगा, a will be 5 minus 1 4 2 3 5 5 minus 2 6. X is equals to and b is equals to नाउ अगर आप इसको देखें a x and b, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, योर फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a. तो आप पहले मुझे ये फाइंड आउट करेंगे, शाबाश, ये मुझे करके बताएंगे और उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूँ. So we are having determinant of a is equals to 51. तो हमारा पहली कंडीशन है. अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to 51 which is not equal to 0. तो जब यहाँ तक पहुंच गया ना, इसके आगे में कुछ नहीं करना है. तो इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा कंसिस्टेंट है, तो हम कहेंगे therefore system of equation has unique solution and is consistent. अगर यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता, फिर हम लोग सेकंड क्या करते, हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड आउट करते. फिर हमारी आगे की बात इसके ऊपर डिपेंड करती. ठीक है, तो हम लोग फिर इसको लेके आगे बात करते. तो हमें ये चीज चेक करनी है सबसे पहले कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो किस तरह का है. तो एक छोटी सी एग्जांपल उसकी भी देख लेते हैं. तो आई होप दिस यू हैव ऑलरेडी नोटेड. तो आगे वाला हम लोग करते हैं. तो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन. सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, x प्लस 3y is equals to 5 and 2x plus 6y is equals to 8. तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. द अबव इक्वेशन कैन बी expressed as 1 3 2 6 into x y is equals to 5 8. This implies that a into x is equals to b. This implies that a is equals to 1 3 2 6. X is equals to, you know that it is xy, and b is equals to 5 8. Now हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए.
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 3 2 6, दिस इज 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर ये 0 आ गया तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए आप C11 फाइंड आउट करेंगे। C11 is 6, C12 is -2, C21 is -3, and C22 is equals to 1. So therefore C is equals to 6 -2 -3 1। अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ A is equals to C transpose is equals to 6 -2 -3 1 ट्रांसपोज। एंड बेटा जी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 -2 -3 and 1, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब बाकी की बात इसके ऊपर डिपेंड करेगी। दैट मीन्स 6 -2 -3 1 into 5 8 is equals to 30 -24 -10 plus 8, it is equals to 6 -2। अब सिंस तीसरी कंडीशन आ गई ना, एडजॉइंट ऑफ ए into b is not equal to 0, therefore system of equation has no solution। और जब भी बात नो सोल्यूशन की होगी, तो therefore system of equation is inconsistent। system of equation is inconsistent। तो यहां पे हम इसको हमेशा इस तरह से लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 0 नहीं होगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो फिर हमें दो चीजें और फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें दो चीजें क्या, मेन एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू अगर 0 आती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो भी कंसिस्टेंट माना जाएगा। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल कंसीडर इट एज कि इट इज इनकंसिस्टेंट। तो काइंडली जस्ट नोट इट डाउन, सी द प्रोसीजर। ये हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे हम लोग 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन की बात करें या 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन की बात करें। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे बात करते हैं इसके लिए। अब सपोज हमारे पास इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू 0, इसको हम a1 b1 और c1 लेके चलते हैं, ठीक है। हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। चलिए मैं इसको अब जनरली लेके चल रहा हूं। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की।
इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि व्हाट इट इज एक्चुअली। हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 हो, और तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0 सेम है। बस पिछले जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स थे 0 की जगह, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर हम इसको करते हैं, इफ expressing the above system of equation in matrix form, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो we get, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, of course a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 into x y z इक्वल्स टू 0 0 0, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे a x इज इक्वल्स टू o, एंड a आपको पता ही हम लोग क्या लेते हैं, where a is a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 and c3। और b आपको पता है, सॉरी b नहीं, b तो आपके पास, हमारे पास यहाँ पे b की जगह पे कौन आ गया, 0 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे पिछले केसेस में हमने 3 कंडीशंस लेके बात की थी, यहाँ हमारे पास 2 ही कंडीशन होगी। नंबर 1, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, then system of equation has नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, मतलब बिना लड़ाई झगड़े का सोल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन that is x equals to y equals to z equals to 0। तो यहाँ पे कोई झगड़ा ही नहीं है, यहाँ पे एक ही सोल्यूशन आएगा, x equals to y equals to z equals to 0 and is consistent। सोल्यूशन जैसा मर्जी हो, अगर सोल्यूशन निकल रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ये हमने हमेशा ध्यान रखना है। सो दिस इज कंसिस्टेंट। एंड नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, देखें इसमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू एक्स इज ऑलवेज, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इसको o को ले लीजिए, या इसको आप b भी मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको b ही लिखने दीजिए ताकि हम इसको जनरलाइज करें। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी तो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है, नॉन 0 तो हो ही नहीं सकता। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो हमें पता है adjoint of a into b is equals to 0, then system of equation has infinite solutions।
and is consistent. तो जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या लेंगे, उसको हम लोग कंसिस्टेंट लेके चलेंगे। तो इस केस में भी दिस इज कंसिस्टेंट। यानी जब हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, आपके पास ये जरूर बोला जा सकता है, क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बोले कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और आपको बोला जाता है कि ओके इफ द system of if determinant of a is not equal to 0 or if x equals to y is equals to z equals to 0 then what is the value of something। तो किस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखी कि इस दोनों केसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाज कंसिस्टेंट, इट वाज कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है इसका मतलब हमारे पास चाहे एक सोल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकले, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने आज सीखा क्या, हम लोगों ने सीखा नंबर 1 कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और दूसरा हमने सीखा वैल्यू ऑफ और solution of equation using matrix method, solution of equations using matrix method. So I hope the things are very much clear to you. तो आपके पास अब काम करने को बहुत कुछ है, आप करेंगे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2. Now the only practice is required. More you practice, more efficient you will be. Rest we will talk on the things when you will be completing this chapter. तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आगे वाले क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और उम्मीद है कि हम इस वीक के अंदर इसको फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट 2 से 3 सेशंस के अंदर डेफिनेटली ये चैप्टर एक बहुत बड़ा यूनिट था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप इतनी देर ये प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो जरूर पूछेंगे। बुक पढ़िए एंड आगे बढ़िए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। जय हिंद।